नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की चुनावी रण में 10 फरवरी को जमेगा सियासी रंग। अल्मोड़ा में पीएम मोदी और राहुल गांधी होंगे आमने सामने। पार्टी प्रत्याशियों के लिए भरेंगे चुनावी हुंकार। बुधवार को छटेंगे भाजपा के घोषणा पत्र से काले बादल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पार्टी का दृष्टि पत्र करेंगे जारी। खत्म होगा जनता का इंतजार। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर साधा निशाना। प्रदेश सरकार को बताया डबल फेलियर। शिक्षा की बदहाली समेत तमाम मुद्दों पर घेरा। और प्रदेश भर में एक बार फिर से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया जारी। कड़ाके की ठंड में होगा इजाफा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा तय हो चुका है। 10 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रचार प्रसार को धार देने के लिए देवभूमि में पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में जनसभा को संबोधित कर प्रत्याशियों के लिए जीत की हुंकार भरेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भाजपा को एक नई ऊर्जा मिलेगी। जनता पार्टी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का 10 फरवरी को श्रीनगर में और 11 फरवरी को अल्मोड़ा में और 12 फरवरी को रुद्रपुर में उनकी फिजिकल 3 सभाएं होने जा रही हैं और इस तरह से हमारा कार्यक्रम बनाया गया। मोदी जी फिजिकल भी आने वाले हैं। श्रीनगर में उनका 10 तारीख का कार्यक्रम है। उसके बाद 2 कार्यक्रम अन्य जगह पर भी होने हैं। एक रुद्रपुर में भी होने वाला है हमारे। उत्तराखंड में मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ चुनावी प्रचार भी अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। आखिरी चरण के चुनावी प्रचार में सियासी रंग घोलने के लिए 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे। इसके साथ ही अल्मोड़ा में राजनीति के 2 महान दिग्गजों के बीच चुनावी प्रचार से सर्द मौसम में सियासी माहौल गरमाने की पूरी कोशिश रहेगी। देखिए खास रिपोर्ट। 10 फरवरी को देवभूमि में जमेगा सियासी रंग। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी होंगे एक साथ। अल्मोड़ा में सर्द फिजाओं में घुलेगा सियासी रंग। आरोप प्रत्यारोप के साथ खूब होंगे दावे और वादे। सियासी तर्कश से आरोपों की भी होगी बौछार। अंतिम दौर में पहुंचे चुनावी प्रचार में सियासी रंग घोलने के लिए सियासी दलों का धुआंधार प्रचार जोरों पर है। एक ही दिन एक ही जिले में पीएम मोदी और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर जनता भी बेसब्री से इंतजार में है कि आखिर कांग्रेस भाजपा की तरफ से वादों और दावों को लेकर सियासी दलों के पिटारे से क्या कुछ निकलकर बाहर आएगा। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों पर लगी हुई थी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजिकली रैली भी करेंगे। लेकिन 10 फरवरी को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर और 11 फरवरी को अल्मोड़ा में जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं, जिससे भाजपा के लिए एक संजीवनी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ऐसे में सभी लोग यही कह रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये 2 रैलियां हैं, इनसे चुनाव में कितना फर्क भाजपा के लिए पड़ता है। कांग्रेस की तरफ से जहां राहुल गांधी की रैली पहाड़ी इलाके श्रीनगर और अल्मोड़ा में कराकर वोटर्स को लुभाने की भरसक कोशिश की तैयारी में कांग्रेस है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी 12 फरवरी को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में चुनावी सभाओं को संबोधित कर सकती हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और सभी दलों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए आला नेताओं का टाइम उत्तराखंड के दौरे में रखा हुआ है। अभी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर थे। एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 10 और 12 तारीख को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी 10 तारीख को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 1 बजे मंगलौर में जनसंपर्क करेंगे। वहां पर अपने प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे और शाम के समय जागेश्वर में जाकर 5 बजे वो अपने प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क करेंगे। अभी हालांकि इस पूरे मामले पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में चंद दिन बाकी हैं तो सियासी दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दल चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़े नेताओं की रैलियां कराकर वोट बैंक को अपने खेमे में जुटाया जा सके, लेकिन जनता जनार्दन का फैसला ही सर्वोपरि होता है और जनता किस दल को चुनेगी इसका फैसला 14 फरवरी को हो जाएगा, लेकिन परिणाम 10 मार्च को ही जग जाहिर होंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
किच्छा विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में दोबारा हमारी सरकार बनेगी तो दोराधाम क्षेत्र के आसपास बसे सभी गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा और दोराधाम जलाशय का सौंदर्यीकरण कर क्षेत्र के विकास को गति देने का भी काम किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजेश शुक्ला के पक्ष में वोट अपील भी की। हाँ, निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है और भारी बहुमत की सरकार फिर से आने जा रही है और जिस प्रकार से लोगों का आज उत्साह है, समर्थन है, आशीर्वाद जनता दे रही है, माताओं बहनों का है, बड़े बुजुर्गों का है, नौजवानों का है और बच्चों का उत्साह भी है। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले और प्रचंड बहुमत की। और अब की बार हमने नारा दिया, अब की बार 60 पार, तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से नारा हमारा पूरा हो। भाजपा का घोषणा पत्र कल जारी होने जा रहा है, जिसकी जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने दी है। उन्होंने बताया कि भाजपा कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें प्रदेश भर की जनता के सुझावों को शामिल किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र नहीं, एक जन भावनाओं के अनुरूप जो जनता के द्वारा सुझाव दिए गए हैं उसको दृष्टिपत्र के रूप में इसको हम कल जारी करेंगे और हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं और कल हमारा घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और रांगनी नायक ने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर पा रही है वो प्रदेश का विकास क्या करेगी। बीजेपी चुनाव से पहले ही हार मान रही है। डबल इंजन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है और प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाया गया है। जो नहीं बना सकते अपना घोषणा पत्र, वो क्या देंगे उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार का पत्र। 5 दिन बचे हैं चुनाव में और 5 दिन बचने के बावजूद अभी तक हमारे जो मौजूदा डबल भ्रष्टाचारी सरकार है वो अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाई है। 100 दिन में कहता मैं तो ये कहता हूं उन्हें कि जो नहीं लिख सकते अपना घोषणा पत्र, उन्हें चुनाव पूर्व ही दे देना चाहिए अपना त्याग पत्र। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने अपने लोगों को सेटिंग करके ही नियुक्ति दी है। प्रदेश में शिक्षा की बदहाली की जिम्मेदारी भाजपा को ही ठहराया है। बेरोजगारी को लेकर भी रागिनी नायक ने कहा कि 8 लाख लोग हैं जो उत्तराखंड में बेरोजगार रजिस्टर्ड है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा देहरादून से सामने आया है। यहाँ पर 8 लाख नौजवान और नवयुवती उत्तराखंड में पंजीकृत हैं, यानी कि जिन लोगों ने अपने आप को बेरोजगार रजिस्टर कराया है वो 8 लाख हैं और उसमें से देहरादून, आज हम देहरादून में बैठकर बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ देहरादून में है। 71,534 ये रजिस्टर्ड आंकड़ा है और आप तो जानते हैं कि जो सरकारी आंकड़ा होता है कम से कम 10 गुना ज्यादा उससे असलियत होती है, 10-15 गुना ज्यादा। तो आप सोच सकते हैं कि उत्तराखंड में बेरोजगारी का क्या आलम है। वहीं खटीमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली में शामिल हुए केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि लोकसभा सीट नैनीताल और उधम सिंह नगर में आने वाली सभी सीटें भाजपा जीतेगी। प्रदेश में भाजपा को लोगों का समर्थन मिल रहा है। जबरदस्त जन सैलाब और लोगों का उत्साह, खिले हुए चेहरे ये बताते हैं कि हमारी सरकार भारी बहुमत से आ रही है। और मैं जहां खड़ा हुआ हूं खटीमा की वीर भूमि में, यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। वहीं प्रदेश में सबसे हॉट सीट बनी लालकुआं विधानसभा में भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने अनुसूचित समाज में बड़ी सेंधमारी की है। भाजपा मंडल अध्यक्ष ललित आर्य सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ललित आर्य ने कहा कि कांग्रेस की रीति नीति और हरीश रावत से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। वहीं इस मौके पर भाजपा पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करती है। मैं लोगों का बहुत आभारी हूं और मैं ललित आर्य जी का बहुत आभारी हूं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष एक करबट कार्यकर्ता थे
लेकिन विकास के लिए गौलापार और लालकुआ के विकास के लिए आज वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं और मैं उनका और उनके सैकड़ों सहयोगियों का बहुत बहुत आभार। भाजपा में आए तो वो कल, लेकिन निष्कासित व्यक्ति को टिकट दिया है। जिनने पार्टी को सींचा 5 साल, जिसने भारतीय जनता पार्टी को वो किया, डैमेज किया, और आज वही और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा रहा, लेकिन उनने उन कार्यकर्ताओं पर शक करना शुरू करा। तो आज मैं उससे आहत होकर, विशेषकर डॉक्टर मोहन भी इससे आहत होकर मैंने पार्टी छोड़ी है। आज मैंने विकास का दामन थामा है। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रण से पहली बार बाहर उतरे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने खटीमा में कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी के लिए समर्थन जुटाया। इस दौरान हरक सिंह रावत ने कहा कि जनता से कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस की ही जीत होगी। खटीमा की जनता इस बार भुवन कापड़ी को विधानसभा में भेजेगी और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं खटीमा की जनता को कि भुवन कापड़ी का भविष्य केवल उत्तराखंड की राजनीति में नहीं, इस देश की राजनीति में खटीमा के लोगों को गर्व होगा। हमने एक ऐसा नौजवान को विधायक बनाया। उत्तराखंड को बने 21 साल का वक्त गुजर गया है। राज्य में किसी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल हुई हो या ना हुई हो, लेकिन बेरोजगारी का आंकड़ा प्रदेश में जरूर बढ़ा है। 2022 की बरसात में प्रदेश के युवाओं को उम्मीद है कि चुनाव में बेरोजगारी की बात जरूर होगी, मगर प्रदेश में चुनावी मुद्दे में कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो पिछड़ गया है और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर ही पूरी सियासत आकर अटक गई है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के चुनावी शोर से पहले 7 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा खूब उछाला गया, मगर चुनाव के ऐन मौके पर समूचे प्रदेश की सियासत तुष्टीकरण की राजनीति पर अटकी है। बेरोजगारों को उम्मीद इस बात की रही कि बेरोजगारी पर बहस होगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में केवल हिंदू मुस्लिम पर ही चर्चा हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने बेरोजगारी को अपने घोषणा पत्र में तरजीह जरूर दी है। सत्ता पर काबिज भाजपा के युवा सीएम पुष्कर धामी का शोर भी चुनाव से पहले खूब सुनाई दिया, लेकिन अब चुनाव प्रचार में न तो युवाओं की बात हो रही है और न ही रोजगार देने की। यहाँ तक कि भाजपा अपना घोषणा पत्र जनता के बीच लाने के लिए तारीख पर तारीख बदल रही है। राज्य में बेरोजगारों की संख्या 8,42,000 है। चुनाव से पहले सरकार का दावा था कि उन्होंने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, लेकिन अब चुनाव में इन दावों की बात कहीं नहीं हो रही। भाजपा केवल अल्लाह अकबर और हिंदू मुस्लिम का शोर कर रही है। सबसे ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार 1 लाख देहरादून और सबसे कम 26,000 बेरोजगार चंपावत जिले में है। बेरोजगारों की ये तादाद कुल मतदाताओं के 10% से ज्यादा है। पिछली सरकार बेरोजगारी दूर करने के दावे करती रही, 8 लाख लोगों को रोजगार देने के दावे भी किए गए, लेकिन अब चुनाव में सारे दावे कहीं गायब हो गए हैं। साल दर साल हजारों युवा इंटर और स्नातक की परीक्षा पास कर रोजगार की तलाश में निकल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के बाद बेरोजगारों की संख्या में ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। श्रम एवं सेवा योजन कार्यालयों के आंकड़ों पर नजर डालें, साल 2017-18 में प्रदेश में 8,91,000 बेरोजगार पंजीकृत थे। साल 2018-19 में ये संख्या कम होकर 8,29,000 तक जहां पहुंची। वहीं साल 2019-20 में यह आंकड़ा 7,78,000 तक पहुंच गया, लेकिन कोरोना के कारण साल 2021-22 में ये आंकड़ा बढ़कर 8,07,000 जा पहुंचा है। साल 2021-22 में अभी तक ये संख्या 8,42,000 पहुंच गई है। प्रदेश में ज्यादातर इंटर पास करने वाले युवा ही सेवा योजन केंद्रों में रोजगार के लिए पंजीकरण कराते हैं। ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है जो इंटर पास नहीं है, वो भी रोजगार की तलाश में है। बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड काफी आगे चल रहा है। राजधानी की ही बात करें तो 1 लाख से ज्यादा बेरोजगार यहाँ हैं, तो अन्य इलाकों में अंदाजा लगाया जा सकता है। सियासी दलों को चाहिए कि जनता की चौखट पर जाने के लिए वो इस बात को लिए जवाब तैयार रखें कि बेरोजगारी को आखिर कैसे कम किया जा सकेगा, क्योंकि उत्तराखंड के बेरोजगारों के हाथों को रोजगार की जरूरत है, न कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गदरपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे ने जनसभा को संबोधित किया। अरविंद पांडे ने मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। अरविंद पांडे ने जीत का भी दावा किया है। बहुत सीमित संख्या में हमने कार्यक्रम तय किया है, बैठने की व्यवस्था की है गाइडलाइन का पालन करते हुए, और ऐसे कम से कम 5 जगह, तो कम से कम 5,000 तो कार्यकर्ता ही आज मोदी जी को सुनने के लिए इस विधानसभा में मौजूद हैं। तो ये आम जनता
कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताना चाहती है। यह आपके सामने है। और अधिकांश इसमें हमारे बंगाली भाई बहन मेरी माताएं मुझको आशीर्वाद देने के लिए आई। रुद्रपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एक सामान्य परिवार की महिला है, क्षेत्र में विकास के मुद्दों पर जनता से वोट की अपील कर रही है, लेकिन भाजपा धन के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है, हमेशा सपोर्ट किया है और आज पुनः मुझे आप सबकी ज़रूरत है। एक महिला को कांग्रेस पार्टी ने, वो भी सामान्य वर्ग की महिला को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और आपको पुनः आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सामने प्रत्याशी है वो कहीं न कहीं धनबल का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने बताया कि 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की पूरी तरह से तैयारी लगभग हो चुकी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 के लिए राज्य में कुल मतदाता 81,72,173 है। जो हमारा टोटली नंबर ऑफ वोटर्स है वो भी फ्रोजन है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन में फ्रीज हो जाते हैं। उसके बाद हम हमारा रोल में कोई एडिशन या डिलीशन या कोई चेंजेस नहीं करते हैं। आज के दिन में हमारे रोल में टोटली 81,72,173 वोटर्स हैं जो इस विधानसभा इलेक्शन में वोटिंग के लिए एलिजिबल है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर नैनीताल के एमबीपीजी कॉलेज में 300 मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी जानकारी दी है। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम अपना मिजाज बदल सकता है, जिसमें तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 9 फरवरी यानी कि कल मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने की भी बात कही गई है। 9 तारीख के लिए बात करें तो कल से एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक दिन के लिए उसका प्रभाव यहाँ पर दिखने को मिलेगा और उसकी वजह से 9 तारीख में कल आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम बारिश जो है और बर्फ़बारी भी, तो वो करीब करीब अधिकांश जगहों में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। लेकिन 10 तारीख से ये जो सिस्टम है बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएगा, तो 10 तारीख से मौसम साफ़ हो जाएगा और फिर से जो धूप है वो खिलेंगी और जो तापमान भी है वो भी वापस है आप देखेंगे कि नॉर्मल के आसपास आने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड की चुनावी रण में 10 फरवरी को जमेगा सियासी रंग। अल्मोड़ा में पीएम मोदी और राहुल गांधी होंगे आमने सामने। पार्टी प्रत्याशियों के लिए भरेंगे चुनावी हुंकार। बुधवार को छटेंगे भाजपा के घोषणा पत्र से काले बादल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पार्टी का दृष्टि पत्र करेंगे जारी। खत्म होगा जनता का इंतजार। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर साधा निशाना। प्रदेश सरकार को बताया डबल फेलियर। शिक्षा की बदहाली समेत तमाम मुद्दों पर घेरा। और प्रदेश भर में एक बार फिर से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया जारी। कड़ाके की ठंड में होगा इजाफा।